हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पटवारी के सभी विषयों के मिक्स और चुनिंदा 150 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, जो आपके पटवारी परीक्षा में तो अति महत्वपूर्ण हैं ही, और साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह आपको बेहतर परिणाम दिलवाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, यानी कि आरूढ़ हुए या बैठे? तो कनिष्क 78 ईसा पूर्व राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। 78 ईसा पूर्व। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कला की गांधार शैली भी कनिष्क के शासन में पनपी थी। कनिष्क। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल कलिंग चेदी वंश के महानतम शासक थे। कलिंग। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त टू या सेकंड। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रूप्यक कहते थे। रूपयक। रूपयक कहते थे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते थे। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते थे। समुद्रगुप्त को। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग अजात शत्रु के काल में था। अजात शत्रु के। अजात शत्रु। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 10। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। 319 ईस्वी से। फाह्यान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया है। विष्णु शर्मा ने। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। अरस्तु था। हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। महाभाष्य लिखा था? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। प्रश्न नंबर 16। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए संस्कृत भाषा प्रयुक्त की जाती थी। संस्कृत भाषा। देखते हैं प्रश्न नंबर 17। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे।
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। श्रवणबेलगोला में। प्रश्न नंबर 19, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध से आया और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। यह सम्राट अशोक के जीवन में बहुत बड़ी घटना थी कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन भी आया था और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था। चलिए अब देखते हैं देवना प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो सम्राट अशोक को देवना प्रिय नाम से विख्यात है। सम्राट अशोक देवना प्रिय के नाम से विख्यात है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। प्रश्न नंबर 22, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका मेगस्थनीज ने लिखी थी। मेगस्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के। और क्वेश्चन ये भी आता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? यहाँ आ भी गया, उन्हीं को चाणक्य भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी या चाणक्य ने की थी। चलिए प्रश्न नंबर 26, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। सम्राट अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जिला प्रशासक स्थानिक था। जिला प्रशासक। मिलिंद पान्हो क्या है? मिलिंद पान्हो बौद्ध पाठ है। मिलिंद पान्हो बौद्ध पाठ है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 30, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। तो समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950। चलिए प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव थे। बी.एन. राव। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं सभी विषय के आज 150 क्वेश्चन सभी विषय के चुनिंदा प्रश्न करवाऊंगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 32, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? समाजवादी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण लोकतांत्रिक केंद्रीकरण समाजवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशिष्टता है। समाजवादी राज्य की। प्रश्न नंबर 33, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का भाग 2 नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। भाग 2। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ
की योजना किसके संविधान से ली थी? तो भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना कनाडा के संविधान से ली थी, कनाडा के संविधान से। प्रश्न नंबर 36, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली एक विशेष विशिष्टता है? तो विधि का शासन की संकल्पना ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है, ब्रिटेन की। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई? तो यूएसए के संविधान से न्यायिक समीक्षा भी ली गई है, मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों यूएसए के संविधान की विशेषताएं ग्रहण की गई हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो यह है जम्मू और कश्मीर। लेकिन जब जब अभी मोदी ने जो संशोधन किया था उससे पहले ये था, लेकिन अब नहीं है। अब जो भी केंद्र सरकार कानून बनाएगी तो वो जिस प्रकार से भारत के सभी राज्यों में लागू होंगे उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए। ये पहले की बात है जब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान लिखा गया था, लेकिन मोदी के द्वारा धारा 370 हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत के अन्य राज्यों की तरह एक साधारण राज्य बन चुका है। लेकिन यह क्वेश्चन है, यह जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी उससे पहले की बात है। तो चलिए इस बात का अब विशेष ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 39, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से यानी अपनी स्वयं की इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो ज्योग्राफी शब्द इराटोस्थेनीज ने निर्मित किया था, इराटोस्थेनीज ने। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो चलिए क्षुद्र ग्रह ये सौर परिवार से संबंधित हैं, ग्रह भी ये भी सौर परिवार से संबंधित हैं, धूमकेतु ये भी सौर परिवार से संबंधित हैं, लेकिन निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। क्योंकि जब कोई तारा बनता है तो उसके लिए सबसे पहले ग्रहें विरल रहती हैं, विरल रहने के बाद वह एक दूसरे के पास संकुचित होकर पास पास आती हैं तो उसे निहारिका बोलते हैं। और जब निहारिका बन जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा संकुचन की वजह से आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ लेता है तो यह जलने लगता है, फिर इसके बाद तारे का जन्म होता है। तो यह सौर परिवार से संबंधित नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 42, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर, साधारण शब्दों में समझे तो सबसे दूर 4 जुलाई को रहती है, और सबसे पास 15 जनवरी को रहती है। पृथ्वी सूर्य से सबसे पास 15 जनवरी को रहती है और सबसे दूर 4 जुलाई को रहती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति। चलिए अब देखते हैं बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या। तो हमारे बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, इसलिए इसका आंसर है आर 0। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? जैसा कि यहाँ उपग्रह बोले, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया है। यहाँ भी है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो यहाँ भी 0 है। और निम्नलिखित में से किस ग्रह
का कोई चांद नहीं है। चांद यानी कि उपग्रह, जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी का उपग्रह है चांद, तो इसी प्रकार से सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। क्वेश्चन एक ही है, यहाँ पूछा है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो यहाँ है इसका आंसर है 0। बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। और यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है, तो इसका आंसर भी बुध ही होगा। बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर अब देखते हैं प्रश्न नंबर 46। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित हॉल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है, क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम है व्हाइट होल। जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है उसका नाम है व्हाइट होल। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 47। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य से सबसे निकट पहले है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद शनि, सॉरी पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यानी कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है, पहले नंबर पर बुध। चलिए अब प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है बृहस्पति का द्रव्यमान। यानी कि आप इससे अंदाज लगाइए कि हमारा सूर्य कितना बड़ा होगा। जो हमारा ग्रह है बृहस्पति, वह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है और वह भी सूर्य से सूर्य के द्रव्यमान से 1000वां भाग है। तो आप सोचो कि हमारा सूर्य कितना बड़ा होगा। तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है बृहस्पति का द्रव्यमान। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 49। एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी है, तो यह है पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी है वह एस्ट्रोनो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 50। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, जिसको हम भोर का तारा भी बोलते हैं और सांझ का तारा भी बोलते हैं। जब शाम होती है तो एक तारा बहुत ज्यादा चमकता दिखाई देता है, वह हमारा शुक्र ग्रह है। और सुबह होती है तब भी एक तारा चमकता दिखाई देता है, वह भी हमारा शुक्र ग्रह है। तो इसे भोर का तारा भी बोलते हैं और सांझ का तारा भी बोलते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह यह भी शुक्र है। चलिए प्रश्न नंबर 51। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, अभी चमकीला पूछा था, यह भी शुक्र है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी वो घुमा देते हैं कि बच्चा जिससे उसी में उलझ जाए। लेकिन आप लोगों को इस परीक्षा में उलझना नहीं है। पहले प्रश्न को बहुत अच्छी बारीकी तरह से पढ़ना है, उसको समझना है, फिर आंसर लगाना है। तो यहाँ भी वही है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह तो वह भी शुक्र है और सबसे चमकीला ग्रह वह भी शुक्र है। भोर का तारा भी शुक्र है और सांझ का तारा भी शुक्र है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 52। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो भारत के राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यानी कि राजस्थान हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भारत की तट रेखा, तट रेखा का मतलब कि हमारे जो समुद्र की तट रेखा है, वह भारत की तट रेखा कितने किलोमीटर है, तो भारत की तट रेखा 7500 किलोमीटर है। 7500 किलोमीटर भारत की तट रेखा है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 54। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ से स्थित है, तो यह है अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान में सैडल पीक से स्थित है। उत्तरी अंडमान निकोबार में सैडल पीक से स्थित है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से
कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो हमारी जो अरावली पर्वत की उच्च भूमि है वह तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, अरावली। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 56। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? तो हमारे भारत का त्रिपुरा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है। चलिए सेवन सिस्टर का सदस्य त्रिपुरा है। बाकी पश्चिम बंगाल भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, त्रिपुरा हमारे भारत का सेवन सिस्टर का सदस्य है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 58। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो स्मार्ट सिटी कोचीन कोचीन में स्थापित की जा रही है। कोचीन में स्मार्ट सिटी स्थापित की जा रही है। चलिए प्रश्न नंबर 59। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 60। संघ राज्य क्षेत्र पांडु पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा कर्नाटक के साथ नहीं लगती है, कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। तो हमारा विषम पद वोल्सोन है, वोल्सोन है, वोल्सोन विषम पद है। इन चारों में वोल्सोन विषम पद है। डेल्टा सम है, चापशील सम है, विसर्पण सम है, लेकिन वोल्सोन यह विषम पद है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 62। जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 63। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकिला दर्रा है। सिपकिला हिमाचल में स्थित दर्रा है, सिपकिला। प्रश्न नंबर 64। पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, तो पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है, कोरोमंडल तटीय मैदान है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं मिलेंगी। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं मिलेंगी, श्रीनगर को। चलिए प्रश्न नंबर 66। भारत के दक्षिण छोर साउथर्न टिप का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर साउथर्न टिप का नाम निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। चलिए प्रश्न नंबर 67। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, तो इसका स्थान है 7वां। सबसे बड़ा देश में स्थान है 7वां, मतलब कि 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन से देश फाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका फाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं, भारत एवं श्रीलंका फाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 69। दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। चलिए प्रश्न नंबर 70। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यानी कि साधारण शब्दों में कहें तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार। चलिए प्रश्न नंबर 71। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ नागालैंड की सीमाएं साझा होती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, इन तीनों राज्यों के साथ नागालैंड की सीमाएं साझा होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम। असम वह राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। असम। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो असम ईटानगर, ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, ये भी गलत है। त्रिपुरा अगरतला, ये सही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यह सही है, यह जोड़ा सही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। चलिए अब देखते हैं। यहाँ जैसे नागालैंड, शिलांग, यह भी गलत है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो इसका आंसर तो यही है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यह जोड़ी सही है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 74। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। तो झारखंड की राजधानी रांची है, यह सही जोड़ा है। बाकी ये तीनों गलत हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, यह सही है। चलिए सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है या आंका गया है। और मैं इन प्रश्नों में आप लोगों को चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि अगर मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन बताऊंगा तो आप लोग यहाँ चारों ऑप्शन सुनेंगे और जब टेस्ट देने जाएंगे तो ये चारों ऑप्शन आप लोगों ने सुने हुए हैं और जब पेपर देंगे तो वहां आप लोग भ्रमित होंगे कि इन चारों में से कौन था। इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद सिर्फ इसका उस ऑप्शन को बताता हूँ जो इसका आंसर है, जिससे आपके दिमाग में केवल प्रश्न और उसका आंसर ही फीड हो। चलिए तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। चलिए प्रश्न नंबर 76। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित है। यानी कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। जो अपनी हाइड्रोजन गैस है इसमें नाभिकीय संलयन होता है और नाभिकीय संलयन के द्वारा यह आग पकड़ता है और आग पकड़ के जलता है और जलने के बाद यह हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। तो सूर्य तो नाभिकीय संलयन संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। चलिए प्रश्न नंबर 77। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो हमारे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 78। सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी लिखा रहता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 79। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि सूर्य का ध्रुवीय बेत में देर तक चमकना। मध्यरात्रि में सूर्य का जैसे कि कहीं मध्यरात्रि में सूर्य दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय बेत में देर तक चमकना। यानी कि सूर्य देर तक चमकता रहा होगा इसलिए यह मध्यरात्रि यानी कि आधी रात में सूर्य दिख जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 80। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं
क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। यानी कि जो हमारा चंद्रमा घूम रहा है वह भी पृथ्वी के साथ घूम रहा है। इसलिए हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को या उसी पृष्ठ को बस देखते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर, पहले तो ये आप इसका उत्तर देख लीजिए। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 81। लघु ज्वार भाटा होते हैं तो लघु ज्वार भाटा दुर्बल होते हैं, लघु ज्वार भाटा दुर्लभ होते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 82। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उन्हीं को ज्वार भाटा बोलते हैं। तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्वार भाटा आते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 83। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 84। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होते हैं? तो बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम तीन तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे, 3। चलिए प्रश्न नंबर 85। पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके अपक्षय के कारण होता है? तो यह होता है ओजोन परत की वजह से, ओजोन परत की वजह से। चलिए प्रश्न नंबर 86। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो भारत की राजकोषीय नीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नहीं है। यह अपने सामान्य प्रबंधन और कुछ इसमें मैंने अर्थव्यवस्था के भी क्वेश्चन डाल दिए थे, क्योंकि हो सकता है ये पीईबी वाले हैं, ये उसमें अर्थव्यवस्था भी डाल सकते हैं, तो इसमें मैंने 10-12 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के भी डाल दिए थे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 87। राजकोषीय नीति का संबंध है। तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की आय तथा व्यय से है, सरकार की आय तथा व्यय से है। प्रश्न नंबर 88। कराधान एक उपकरण है, कराधान एक उपकरण राजकोषीय नीति का उपकरण है, राजकोषीय नीति का उपकरण है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 89। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? नहीं लाई जाती है। तो राजकीय राजकीय सॉरी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निवेश पद्धति उपयोग में नहीं लाई जाती है, निवेश पद्धति। चलिए प्रश्न नंबर 90। प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय जो हमारे जैसे कोई बाहर देश है उसमें जो पूरी राष्ट्रीय आय होती है उसको कुल जनसंख्या में बांट दें और उससे जो आय निकलती है उसी को प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या को प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 91। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर किया जाता है। देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 92। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन
स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन उसके प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 93। सामूहिक खपत से तात्पर्य है, सामूहिक खपत से तात्पर्य है देश के नागरिक द्वारा की गई खपत देश के नागरिक द्वारा की गई खपत से। चलिए प्रश्न नंबर 94। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1,00,000 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना? तो यह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 96। बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है, यानी कि बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है, तो यह है प्रचलन, फैशन में परिवर्तन। सॉरी, जैसे कि आप कोई दुकान या कुछ भी रखे हो और वहां पर आप कोई अभी वर्तमान में जो फैशन चल रही है उस फैशन के कपड़े लाए और उसके बाद 1 साल बाद आपने काफी सारे कपड़े मंगा लिए और 1 साल बाद वह फैशन बदल गया, ठीक है, और वह आपके कपड़े बिकना बंद हो गए हैं और नई फैशन के कपड़े आ गए हैं, तो लोग वह खरीदने लगे। तो यह बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है। चलिए प्रचलन, फैशन एवं परिवर्तन। चलिए प्रश्न नंबर 97। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। तो फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज उपादान अदायगी है, उपादान अदायगी है। चलिए प्रश्न नंबर 98। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? वह कहलाती हैं अंतः वस्तुएं, अंतः वस्तुएं, अंतः वस्तुएं, अंतः वस्तुएं। प्रश्न नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो कृषि आधारित और खनिज आधारित वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, कृषि आधारित और खनिज आधारित। चलिए प्रश्न नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो केंद्रीकरण नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, केंद्रीकरण। चलिए प्रश्न नंबर 101। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो भारत के भुगतान संतुलन को मृदा अपमूल्यन द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, प्रबल निर्यात संवर्धन द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, आयात प्रतिस्थापन द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 102। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाला कर है? तो राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाला कर बिक्री कर है, बिक्री कर है, बिक्री कर है। चलिए प्रश्न नंबर 103। निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है?
तो व्यावसायिक कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है। व्यावसायिक कर, व्यावसायिक कर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 104। बिक्री कर उदाहरण है। तो बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यानी कि जैसे कि बिक्री कर, जैसे जैसे अपन साबुन खरीदते हैं तो अपन इसका टैक्स, इस पर भी हमें कर लगता है। तो दुकान से साबुन खरीदते हैं तो इसका टैक्स हम सीधे सरकार को तो देते नहीं है, हम उस दुकानदार को देते हैं। वो दुकानदार जहाँ से सामान खरीदता होगा उसे देता होगा, वो उसको देता होगा जहाँ से वो सामान खरीदता होगा। इस प्रकार जाते जाते सरकार के पास कर पहुंचता है, तो यह अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 105। निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियोजन किया जाता है। तो इसका विनियोजन राज्यों तथा संघ दोनों द्वारा किया जाता है, राज्यों तथा संघ दोनों द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? तो यह है पंडित जसराज। पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात हैं, पंडित जसराज। चलिए प्रश्न नंबर 107। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ से स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में से स्थित है, लखनऊ में से स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 108। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो यह तो इतना सिंपल है कि इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुपए में, पैसे में, सभी जगह यह लिखा रहता है। तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के सॉरी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा जाता है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। चलिए प्रश्न नंबर 109। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो तबल चोंगली असम असम राज्य के लोक नृत्य का रूप है, असम राज्य के। चलिए प्रश्न नंबर 110। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम गबरी है, गबरी। गबरी भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक है, गबरी। चलिए प्रश्न नंबर 111। निम्न में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो रोफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, रोफ। चलिए पटेटी किसका त्योहार है? तो पटेटी पारसी धर्म का त्योहार है, पारसी धर्म का त्योहार है पटेटी। प्रश्न नंबर 113। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 में शुरू हुआ था, 1982 में। 114। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो यह है असम का, यह है असम का। चलिए प्रश्न नंबर 115। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? सॉरी थोड़ा गला खराब है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 115। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक फली एस नरीमन है, फाली एस नरीमन है, फाली एस नरीमन। प्रश्न नंबर 116। रोमान सिंह विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमान सिंह विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक देव आनंद हैं। देव आनंद के द्वारा रोमांसिंग विद ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई, देव आनंद। चलिए प्रश्न नंबर 117। प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एवं
प्रेजुडिस किसने लिखा था? तो प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एवं प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन ने लिखा था। जेन ऑस्टिन ने लिखा था। जेन ऑस्टिन। प्रश्न नंबर 118 बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बियॉन्ड द लाइफ एन ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक कुलदीप नैयर हैं। कुलदीप नैयर हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 119 पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। भगवान जगन्नाथ। चलिए प्रश्न नंबर 120 प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है। तो प्रतिभा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान हंगरी है। हंगरी। प्रश्न नंबर 121 लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो यह है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची की। चलिए प्रश्न नंबर 122 भारत में पहली बार बोलती फिल्म थी। तो भारत में पहली बार बोलती फिल्म थी आलम आरा। आलम आरा। चलो प्रश्न नंबर 123 स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे? तो स्वर्गीय राजा रवि वर्मा चित्रकारी से संबंधित थे। चित्रकारी से। प्रश्न नंबर 124 अंजोली एला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो अंजोली एला मेनन ने कर्नाटक चित्रकारी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। अंजोली एला मेनन ने चित्रकारी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। प्रश्न नंबर 125 यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के लिए विख्यात हैं। भरतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति। चलिए प्रश्न नंबर 126 किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? तो शहनाई के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है। शहनाई के क्षेत्र में। आज मेरा गला खराब है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 127 कला की बंगाली शैली का अग्रदूत कौन था? तो कला की बंगाली शैली का अग्रदूत अवनींद्र नाथ ठाकुर था। अवनींद्र नाथ ठाकुर। प्रश्न नंबर 128 शासकीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो इसका आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया होगा कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी ओडिशा प्रदेश की उपज है। ओडिशा प्रदेश की, इसलिए तो उसका नाम ओडिसी पड़ा है। तो इसका तो आंसर आपको प्रश्न में ही मिल गया। चलिए प्रश्न नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर यह कर्नाटक का संगीतकार नहीं था। विष्णु दिगंबर पलुस्कर। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 130 निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो ओडिसी एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। ओडिसी। ओडिसी। चलिए
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 131। कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य प्रणाली है, आंध्र प्रदेश की। चलिए प्रश्न नंबर 132। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है, निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान क्रायोजेनिक है। प्रश्न नंबर 133। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो बहुत उच्च तापमान को नापने के लिए हम ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं। ताप विद्युत उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं। ताप विद्युत उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं बहुत उच्च ताप मान को मापने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 134। गैस फ्लेम यानी कि ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो गैस फ्लेम यानी कि ज्वाला के सबसे गर्म भाग को नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 135। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। तो जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है। चलिए प्रश्न नंबर 136। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, इसलिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 137। ताप उत्क्रमण होता है। तो ताप उत्क्रमण धनात्मक ह्रास दर है। ताप उत्क्रमण धनात्मक ह्रास दर है, धनात्मक ह्रास दर। चलिए प्रश्न नंबर 138। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए प्रश्न नंबर 139। न्यूमैन एकक है। तो न्यूमैन एकक ज्योति फ्लस्क का है, ज्योति फ्लस्क का एकक है। न्यूमैन ज्योति फ्लस्क का एकक है। चलिए प्रश्न नंबर 140। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो परमाणु घड़ी सीजियम के संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है, सीजियम। प्रश्न नंबर 141। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न नंबर 142। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमेशा यानी कि सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए, अवतल दर्पण के सामने। यानी कि इसका आंसर है उत्तल दर्पण, उत्तर दर्पण। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 143। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है? तो कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर ताप बढ़ने पर घट जाता है, ताप बढ़ने पर घट जाता है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 144। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है। तो इसकी यूनिट इकाई है जेएस,
जे एस प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई है जे एस। जे एस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 145 और हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रश्न 145, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है अधिक विशिष्ट ऊष्मा। अधिक विशिष्ट ऊष्मा यानी कि किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से अधिक विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की कसौटी अपनाई जाती है। अधिक विशिष्ट ऊष्मा की कसौटी अपनाई जाती है। चलिए, और इसके साथ हमारे 145 यानी कि 150 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने यह क्वेश्चन चुन चुन के खुद, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चुन चुन के खुद मैंने अपने हाथों से टाइप कर करके, मेहनत कर करके ये लिखे हैं। उसके बाद आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं ऐसे जितने भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, और आगे वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करें कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। चलिए, धन्यवाद।